हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 20 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोग को कई कई सारी जानकारी जो है, नया जानकारी आपको प्राप्त होगा। और आपके लिए एक सूचना है कि वीडियो का पीडीएफ जो होता है, पीडीएफ जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, तो वहां से आप जो जा करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और वहां से अपना जो है तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट दिवस के साथ। आज जो है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस? सद्भावना दिवस, या इसी को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव दिवस। तो कब मनाया जा रहा है? 20 अगस्त को मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, उनके जयंती पर यह मनाया जाता है और भारत के विकास में उनके प्रयासों को सराहना करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उनका जो है देहांत कब हुआ था, उनको जो है असैसिनेशन जिसे कहते हैं राजनीतिक हत्या कब हुआ था। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का नए क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 डायलॉग यानी 2+2 संवाद कहते हैं का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित होगा? तो विकल्प में है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सही उत्तर आपका है तीसरा। 20 अगस्त को मतलब आज भारत और जापान के बीच तीसरा 2+2 डायलॉग आज आयोजित होगा। इसमें 2+2 में क्या होता है? 2+2 में होता है भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, और जापान के विदेश और रक्षा मंत्री दोनों जो है संवाद करते हैं, दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मंत्रालय के बीच होता है। अब यहाँ आपको विदेश मंत्रालय और जो है कोई दूसरा मंत्रालय देगा, मान लीजिए रक्षा मंत्रालय यहाँ है तो इसके जगह पे आपको वित्त मंत्रालय दे देगा, भारत का विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, और जापान का विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो ऐसा नहीं, भारत का जो है विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, और वही चीज सेम जापान का विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो भाग लेते हैं इसमें, डायलॉग करते हैं। ये जो है पहला नवंबर 2023 में, नवंबर 2019 में सॉरी नवंबर 2019 में पहला जो है संस्करण इसका आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला भारत में ही हुआ था। और दूसरा जो देखेंगे, दूसरा संवाद कब हुआ था? 2022 में दूसरा हुआ था। तीसरा अब हो रहा है। और भारत जो है 3-4 देशों के साथ, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, रूस हो गया, रसिया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यानी 5 देशों के साथ भारत 2+2 डायलॉग करने लगा है। तो कितने देशों के साथ करने लगा है 2+2 डायलॉग? तो 5 देशों के साथ करने लगा। नाम आपसे पूछा जा सकता है, यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो 5 देशों के साथ भारत 2+2 डायलॉग करना शुरू कर दिया है। और ये जो है भारत और जापान का तीसरा डायलॉग कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आज ही के दिन हो रहा है। ये देख लीजिए कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 अगस्त को रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री नई दिल्ली में तीसरी जो है 2+2 डायलॉग करेंगे, मंत्र स्तरीय डायलॉग। तो जापान के रक्षा जो है मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा जो है इसकी मेजबानी करेंगे भारत के। तो ये है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो इससे जो है द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे ये दोनों लोग, और दोनों देशों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए नई संभावनाओं का पता लगाएंगे, जिससे जो है वह आपसे हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प में 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 13 अगस्त। तो सही उत्तर आपका रहेगा 19 अगस्त। 19 अगस्त को ही विश्व भर में संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और ये जो है कब से मनाया जा रहा है? तो 1969 में पहली बार मनाया गया, फर्स्ट टाइम 1969 में मनाया गया था। तब से ये प्रत्येक वर्ष जो है
विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में जो है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत को भाषा से प्रेम करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। संस्कृत जो होता है भारत में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें संस्कृत को जो है स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत में 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा जो कहते हैं उसमें 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। संस्कृत को भी उसमें उस 6 क्लासिकल लैंग्वेज में संस्कृत को शामिल किया गया है। 2005 में संस्कृत को शामिल किया गया है। तो ये देखिए 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन है शास्त्रीय भाषा, तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो देखिए 6, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जो है इसमें शास्त्रीय भाषा है। हालांकि इसमें बढ़ा दिया गया है शास्त्रीय भाषा को, लेकिन जो है अभी तक 6 ही था। तो संस्कृत को जो है 2005 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सत्र 2024-25 के लिए किसे प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो विकल्प में है आपके डॉक्टर संजय जायसवाल, जगदम्बिका पाल, केसी वेणुगोपाल, अनुराग सिंह। तो सही उत्तर आपका क्या है, कमेंट करके बताइए। सही उत्तर आपका रहेगा डॉक्टर संजय जायसवाल। डॉक्टर संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका स्थापना देखेंगे तो 1950 में हुआ था। और कौन किया था इसका स्थापना, जान मथाई जो है उस समय के वित्त मंत्री थे, उनके सुझाव पर यह स्थापित हुआ था एस्टीमेट कमेटी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो होता है इसमें जो 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य, और केवल इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं, लोकसभा के। इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं, पूरा लोकसभा के होते हैं, ना कि राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जो है एस्टीमेट, जो बजट होता है यानी जो बजट होता है उसके जो है अनुमान की जांच करना, जो धन का व्यय होता है उसके अनुमान की जांच करना, और किस तरह से जो है इसके बजट को कहीं भी जो है कम किया जा सकता है, यानी व्यय को कहीं भी कम किया जा सकता है, वहां वो सुझाव देता है कि यहाँ इस जगह पे बजट ज्यादा लग रहा है, इसको और जो है मितव्ययी तरीके से खर्च करके बजट को कम किया जा सकता है। इसीलिए इसे जो है अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। अस्थायी मितव्ययता समिति, मितव्ययता मैंने कमी करने वाला, खर्च कम करने वाला, तो अस्थायी मितव्ययता समिति इसी को इसीलिए कहा जाता है। तो ये धन के व्यय की अनुमान की जांच करता है और सुझाव देता है कि यहाँ इस तरह से व्यय जो है कम हो सकता है। तो कितने सदस्य होते हैं, कईयों बार, एक बार नहीं कईयों बार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 30 सदस्य होते हैं। और टोटल कहां से होते हैं ये भी पूछा है। राज्यसभा का में कोई भी सदस्य नहीं होता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एस्टीमेट कमेटी माने इसके नाम से ही पता चला, एस्टीमेट ये करता है, अनुमान लगाता है कि कहीं भी बजट कितना खर्च हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखें। और इसका कार्यकाल, जो कोई भी इसका अध्यक्ष बनता है प्राक्कलन समिति का, तो ये जो है सत्ता पक्ष का ही सदस्य होता है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी इस समय सत्ता में है तो उसी का ये सदस्य होगा। उसके जो है लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर, वही इसको नियुक्त करते हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। अब 1 वर्ष के बाद इसको किसी दूसरे को चुन लिया जाएगा, इसके लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन बहुत। 1 वर्ष इसका सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है। 1950 वाला भी पूछा गया, कब स्थापित हुआ है, जान मथाई के सुझाव पे हुआ है। 1 वर्ष के लिए जो है ये रहता है। 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से केवल होते हैं। अस्थायी मितव्ययता समिति भी इसी को कहते हैं। ये इसमें से सब क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। तो विकल्प में है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। सही उत्तर आपका रहेगा श्रीलंका। श्रीलंका के बीच लगभग 10 महीने के बाद फिर से यात्री नौका सेवा शुरू हुआ है। ये कुछ सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा था, तो इसके कारण से ये बंद कर दिया गया था। तो ये भारत में तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम से श्रीलंका के कांके संथुराई तक 4 घंटे की यात्रा होती है। उसमें जो है ये यात्रा किया जाता है 4 हावर्स का। तो नागपट्टिनम तमिलनाडु से और कांके संथुराई श्रीलंका तक।
तो कौन से देश के बीच में है? श्रीलंका के बीच में है। ये 40 साल पहले लगभग शुरू किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में नेपाल ने भारत के किस संस्थान के साथ भाषा, साहित्य, संस्कृत और दर्शन पर शोध के लिए समझौता किया है? तो कौन सा यूनिवर्सिटी है या कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो विकल्प में है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो सही उत्तर आपका रहेगा बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने नेपाल के साथ मिलकर के भाषा, साहित्य और संस्कृत और दर्शन पर शोध के लिए समझौता किया है। तो अब ये आपसे पूछा जा सकता है किसके साथ किया है? तो नेपाल के साथ किया है, बीएचयू यूनिवर्सिटी ने किया है। तो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? विकल्प में इंडोनेशिया, चीन, रूस, भारत। तो सही उत्तर आपका रहेगा चीन। चीन में जो है इसका आयोजन अब की बार होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर रही? तो विकल्प में है भूटान, जस्ट 1 मिनट, भूटान, श्रीलंका, वियतनाम, नेपाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा नेपाल। तो ये नेपाल की क्या है? विदेश मंत्री हैं। नेपाल की विदेश मंत्री हैं जो है भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो भारत के साथ कई सारे समझौतों पे उन्होंने बात किया है। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हाल ही में इतने सितंबर इतने में जो है या अक्टूबर इतने में ये मंत्री जो भारत के दौरे पर थे ये किस देश से संबंधित है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन? नेपाल। नेपाल के विदेश मंत्री हैं आरजू राणा देउबा। तो 5 दिवसीय भारत की यात्रा पे हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन, तब हम आपको इसको कवर कर रहे हैं। ये है देखिए नेपाल के विदेश मंत्री हैं। तो ये भारत में 5 दिवसीय यात्रा पर अपने थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? विकल्प में है जयपुर, दिल्ली, रायपुर, गुरुग्राम। तो सही उत्तर आपका रहेगा रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये जो है इसका आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो ये किस लिए किया जाता है? इसमें देखिए आपका हम थोड़ा सा स्लाइड लगाए हैं। इसका उद्घाटन जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो ये जो है रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी वहां किया है। आपको ये पूछा जा सकता है कौन सा मंत्रालय इसको आयोजित करता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इसे आयोजित करता है। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांग कलाकारों को उनके उत्पादों को बाजार पहुंच प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना। यानी जो है दिव्यांग कलाकार जो है उनके जो उत्पाद होते हैं, जो उनके द्वारा बनाया गया उत्पाद होगा, उनको एक मार्केट प्रोवाइड करना। एक मार्केट जो है प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो अपने उत्पादों को बेच सके और आर्थिक रूप से वो सशक्त बन सके। और उनके जो है कलाकारों के जो है प्रतिभा जो होता है उसके माध्यम से उनकी प्रतिभा का भी वहां दिखावा मिलता है, प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कौन किया है? आप इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कौन किया है, कहाँ हुआ है। तो रायपुर में हुआ है। मंत्री कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये कौन मंत्रालय संभालते हैं? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र के 4 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। तो किस राज्य के? महाराष्ट्र के। और किस योजना के तहत? अमृत भारत रेलवे स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। यह योजना कब शुरू किया गया था? तो विकल्प में है 2020, 2022, 2023, 2018। सही उत्तर आपका रहेगा 2023। 2023 में ये योजना शुरू किया गया था, अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इसमें महाराष्ट्र के 4 स्टेशन हैं। 4 स्टेशन कौन कौन से हैं? दादर, आप बहुत बार न्यूज में सुने हैं, हालांकि हम गए भी हैं। पनवेल, इसको यहां भी हम गए हैं। कांदीवली,
और दहिसर, ये 4 स्टेशनों को जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया गया है। दादर को, पनवेल को, कांदीवली को, दहिसर को। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो कब शुरू किया गया था योजना? 2023 में शुरू किया गया था। ये योजना क्यों शुरू किया गया है? तो रेलवे जो है, हम जानते हैं रेलवे हमारे बहुत पहले से ये रेलवे चल रहा है, तो रेलवे के समय के साथ परिवर्तन नहीं हो पाया है। तो रेलवे का जो पुनर्विकास है, रेलवे का मतलब रेलवे का नहीं, रेलवे के स्टेशनों का, तो स्टेशनों का पुनर्विकास करने के लिए ये योजना लाया गया था, जिससे जो है वर्तमान समय की जो आवश्यकता है उस अनुसार से रेलवे को ढाला जा सके। यानी रेलवे में जो सुविधा, रेलवे स्टेशनों पर जो सुविधाओं की कमी है, जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में दिव्यांग लोगों को चढ़ने के लिए स्थान नहीं है, सीढ़ियां जो है वो उस पुराने मॉडल की है, उसको पार करने के लिए सीढ़ियां कई जगह नहीं रहता, तो उस सब योजनाओं को विकसित करने के लिए वहां पानी की सुविधा नहीं है। तो इस सब मॉडल के जो है ऊपर से नीचे, ऊपर से जो चढ़ के सीढ़ी ज्यादा जाता है वो नहीं है, और जो है डिजिटल वाला सीढ़ी है वो नहीं होता है। तो उस सब योजनाओं को विकसित करने के लिए, इसलिए जो है इस योजना को लागू किया गया था। तो दादर, पनवेल और कांदीवली और दहिसर को जो है इस योजना में शामिल किया गया है फिर से। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। कब शुरू किया गया ये भी आपको बता दें, 2023 में इसको शुरू किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत का सीबीआई इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन शामिल हुआ पहले नंबर ही जानिएगा, इंटरपोल के जो है ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में। तो ये किस नेटवर्क, ये इस नेटवर्क का कौन से नंबर का सदस्य बना है, यानी एक कैथा सदस्य जो है सीबीआई बना है इस नेटवर्क का। तो विकल्प में 8वां, 10वां, 12वां, 15वां। तो क्वेश्चन जो है सही रहेगा आपका 10वां विकल्प, 10वां नंबर पे जो है सदस्य बना है। तो आप ये जानिए कि इंटरपोल, आपके स्लाइड लगाएंगे, हाँ इंटरपोल का क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय समन्वय, इसका उद्देश्य क्या है ये नेटवर्क का? तो इन नेटवर्क का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय समन्वय को बढ़ाना और कानून लागू करने के प्रयासों को मजबूत करना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी लॉ इन्फोर्समेंट को जो है उसके प्रयासों को मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय समन्वय को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि जो है आप देखते होंगे कई बार कोई एक अपराधी होता है वो एक देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है, तो उसके लिए जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी पुलिस होनी चाहिए, इसको इंटरनेशनल पुलिस भी कहते हैं इंटरपोल को। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पुलिस होनी चाहिए जो उसको जो है बता सके, उस हर देश में जो है वो पुलिस की तरह कार्य कर सके। क्योंकि किसी देश का है, किसी एक देश का एक पुलिस एक देश में कार्य करता है, लेकिन ये इंटरपोल जो होता है पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है हर जिसने इसके मेंबर है लगभग 195 मेंबर, उतने देश में जो है पुलिस की तरह कार्य करता है। और किसी भी अपराधी को जो है कई तरह के नोटिस जारी किया जाता है, जैसे रेड नोटिस, रेड एलर्ट नोटिस, तो उस तरह से नोटिस जारी करके उसको जो है जिस देश में उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो ये जो है इस तरह से समन्वय अंतरराष्ट्रीय है। इससे अंतरराष्ट्रीय अपराध जो बढ़ता है, मानिए एक देश का जो है अपराध करके कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में भाग जाता है, उस तरह के अपराध में कमी आएगा। आप लोग कई बार सुने होंगे कोई भी अपराधी अपने यहाँ से ज्यादा करके अपराध करके नेपाल के रास्ते भाग जाता है, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर जो है थोड़ा खुला टाइप का बॉर्डर है अपने यहाँ से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसके साथ किया है? सीबीआई के साथ। तो इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। इसका स्थापना देखेंगे तो 1923 में हुआ था। कब हुआ था? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, 1923 में। ये आपको हर हफ्ते में एक बार 2 बार न्यूज में जरूर रहता है। रेड कार्नर नोटिस जारी किया जाता है, इसके लिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। आपको इसके बारे में कभी हम नोटिस के बारे में बता देंगे, 4-5 प्रकार से नोटिस जारी किया जाता है। तो क्यों जारी किया जाता है, इसके लिए, किसके लिए? हेडक्वार्टर इसका लियोन कहाँ है? फ्रांस में। तो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देखेंगे तो 195 हम आपको पहले ही बता दिए। इंटरपोल द्वारा जो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है, इसको 2019 में शुरू किया गया है। और इसका जो सीबीआई है, इसका कैसा सदस्य बना है? 10वां सदस्य बना है। यानी आप ये जानिए कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भारत से में क्रिमिनल से संबंधित कोई अपराध होता है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार्य होता है, तो वहां सीबीआई जो है इंटरपोल का सहयोगी है। इंटरपोल का सीबीआई जो इंटरपोल का सहयोग करता है। यानी सीबीआई भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई कानून को लागू करवाना है, किसी कानून को पालन कराना है, तो उस जो है इंटरपोल से बात करता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में मतलब कह लीजिए कि अब इस 10वां सदस्य बन गया, तो इससे और जो है इसमें बढ़ावा मिलेगा, जो समन्वय है अंतरराष्ट्रीय समन्वय को बढ़ावा और कानून लागू करने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए।
इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और आप सीबीआई के बारे में जान लीजिए। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं, इसका स्थापना जो है 1963 में हुआ है। कब हुआ है? 1963 में। इस स्थापना जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना अधिनियम जो है 1946 आया था। 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था 1946 में। उसके तहत इसकी स्थापना 1963 में किया गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2-3 बार हम इसको देख चुके हैं और भी बार पूछा होगा कि सीबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत, ये किसके तहत हुआ था। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 में इसकी स्थापना, इसके तहत जो है इसकी स्थापना 1963 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे, हेडक्वार्टर तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है इसका हेडक्वार्टर। और ये देखेंगे भारत की घरेलू अपराध जांच एजेंसी है। क्या है? भारत में किसी भी प्रकार का अपराध होता है, क्राइम होता है, तो उसको जो है जांच करता है। जैसे अभी कोई भी कहीं भी बड़ा मैटर हो गया तो उसको जो है सीबीआई को सौंप दिया जाता है। जैसे कहीं मान लीजिए बड़े स्तर पे रेप की घटनाएं हो गई, जैसे कोलकाता है तो उसको सीबीआई को, उस घटना को सीबीआई को सौंप दिया गया। तो जैसे कहीं कोई बड़ा अपराधी है, अपराध करके जो है फरार हो गया, किसी कोई मर्डर हो गया बहुत बड़ा, तो वहां जो है सीबीआई उसका जांच करती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। हम आप लोग के लिए नए नए करंट अफेयर्स और नए नए जानकारी लेकर आते रहें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।